Hello students, welcome to my second lecture. In this particular lecture, I will deal with two different topics. First, stages of civil law, and second, a sample format on judgment. In this particular slide, I will talk about stages of civil suit. You must be wondering students कि मैं आपको stages क्यों समझाना चाह रही हूँ. देखिए रीज़न इज़ मेरा मानना है कि जब हम जजमेंट लिखते हैं तो इट्स ऑल अबाउट नरेशन ऑफ द होल केस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो इन दैट वे अगर आपको समझाऊं तो जजमेंट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इस स्टेजेस के हिसाब से होते हैं, बिकॉज स्टेजेस हैज़ टू बी क्लियर बिफोर राइटिंग अ जजमेंट. सो पहला स्टेज आता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट. See, presentation of plaint is the beginning of the suit. यहाँ से हमारा सूट स्टार्ट होता है. And presentation of plaint it's made by plaintiff under order 7. Second, service of summon on defendant. This particular service is deal on the basis of order 5 CPC. Then third, appearance of parties. Appearance of parties either of defendant. वैसे तो in general rule states that according to order 9 appearance of parties include both the appearance of plaintiff and defendant in the proceeding. जब appearance हो जाएगी after then ex parte degree जो कि इसी का ही एक पार्ट है. जब ये वो स्टेज होती है जब कि डिफेंडेंट एब्सेंट होता है इन द प्रोसीडिंग्स और उसके खिलाफ डिग्री हो जाती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जजमेंट. डिग्री. वाई डिग्री? बिकॉज ही वॉज एब्सेंट इन द होल प्रोसीडिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट कोई मैरिट्स पे केस नहीं डिसमिस होता है, यहाँ पे एक्स पार्टी हो जाता है क्योंकि डिफेंडेंट की एब्सेंस होती है इस वजह से. सो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो एक्स पार्टी डिग्री का एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही होता है, बट हमने इसे यहाँ टर्म इसलिए एक्स पार्टी डिग्री दी है क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 13 स्पेसिफाई करता है ये चीज़. देन इंट्रोलॉक्टरी प्रोसीडिंग्स. ये वो प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पे ऑर्डर पास होते हैं. मैंने आपको बताया था ऑर्डर्स वो होते हैं जो कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट फाइल होते हैं. तो यहाँ इंट्रोलॉक्टरी प्रोसीडिंग्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर 38 का हो गया अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. ऑर्डर 39 हो गया टेम्परेरी इंजंक्शंस या फिर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ऑर्डर 40 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स. ऑर्डर 26 भी होता है जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स. तो यहाँ पे ये कमीशंस, तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्टरी प्रोसीडिंग्स पास हो रही है. दैट इज ऑर्डर्स आर पासिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. दिस इज कम्प्लीटली अ ऑर्डर जहाँ पे हम कोर्ट पास करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सिविल सूट. देन आता है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट. जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, अपेरेंस हो गई, एक्स पार्टी नहीं हुआ, इंट्रोलॉक्टरी प्रोसीडिंग्स भी हो गई, फिर आता है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब ये प्लेंटिफ के बिहाफ पे सारी चीज़ हो गई, अब डिफेंडेंट का एक्शन आता है फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट में. दैट इज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 8 CPC. रिटर्न स्टेटमेंट में उसके वो एलिगेशंस होते हैं जो वो डिनाइल करता है या फिर वो जो एलिगेशंस जो कि वो प्लेंटिफ पे लगाता है. दैट इज़ पर्टिकुलरली जो कि हम जजमेंट राइटिंग जब लिखते हैं तो हम ये दोनों चीज़ें भी लिखते हैं. आफ्टर देन देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पार्टीज. इफ़ आई टॉक अबाउट प्लेंटिफ तो प्लेंटिफ का दे रखा है ऑर्डर 7 रूल 14 में और डिफेंडेंट का दे रखा है ऑर्डर 8 रूल 1A में. रिटर्न सबमिशंस हो गए, प्लेंटिफ के प्लांट आ गए, सब कुछ हो गया. तो अब जब चीज़ को अब हम गो थ्रू कर रहे हैं तो स्टेज टू स्टेज में प्रोडक्शन तो हो गई. प्रोडक्शन हुआ, क्यों हुआ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? एविडेंस स्टैंडर्ड करने के लिए. यहाँ पे एविडेंस स्टैंडर्ड होते हैं. आफ्टर देन एग्जामिनेशन होता है पार्टीज़ का. और अगर हम एग्जामिनेशन की पर्टिकुलर बात करें तो ऑर्डर 10 में बता रखा है कि एग्जामिनेशन होता है पार्टीज़ का. देन डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन. ये किसके बेसिस पे होता है? जो एविडेंस स्टैंडर्ड की है या फिर कोई न्यू फैक्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जिसको डिस्कवर या इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है कोर्ट के लिए, वो किया जाता है, जो कि ऑर्डर 11 के हिसाब से होता है.
आफ्टर देन एडमिशन होता है, दैट इज ऑर्डर 12, एडमिशन ऑफ ईदर ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ, ये होता है। उसके बाद एडमिशन कौन करता है, पार्टीज करती है, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज माइन, ये मैं एडमिट करता हूँ, ये मैं डिनार करता हूँ, दिस काइंड ऑफ एडमिशंस होते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के। आफ्टर देन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, यहाँ से जब ये सारी चीज़ें हो जाती तब जाके फ्रेमिंग होती है कोर्ट की। ये नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया था मॉडल के हिसाब से कि प्लांट और रिटन स्टेटमेंट हो गया, अब फ्रेमिंग हो गई। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अब इसलिए हुआ है क्योंकि जब ये सारी प्रोसीडिंग्स, ये सारी स्टेजेस पास ऑन होगी, उसके बेसिस में तो फ्रेमिंग होगी। एविडेंस स्टैंडर्ड हो गए, रिटन स्टेटमेंट्स आ गए, प्लांट का तो था ही, डिस्कवरी हो गया, एडमिशन हो गया, उसके बाद होती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बाय द कोर्ट। ये स्टेप टू स्टेप होता है इसलिए। और आपको मैंने बताया था फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहाँ पे डिफाइंड है, ऑर्डर 14 में। आफ्टर देन जब फ्रेमिंग हो जाती है फिर आता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ये ऑर्डर 16A में है। यहाँ पे अब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने अपने एविडेंसेस बुलाते हैं, PW1 DW1 इस तरह से, उन लोगों के PW2 इस तरह से, इन लोगों के एविडेंस जो विटनेसेस होते हैं उनको बुलाया जाता है कोर्ट में। जब ये हो गया तो उसके बाद क्या होगी, हियरिंग ऑफ सूट्स। अब आता है जैसे क्रिमिनल लॉ में ट्रायल जब शुरू होती है तब एक तरह से माना जाता है कि क्रिमिनल लॉ अब स्टार्ट हुआ है, अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। सेम विद द केस ऑफ सिविल सूट्स, हियरिंग ऑफ सूट से ही एक तरह से पता चलता है, यही एक लैंडमार्क है, यहाँ से राइट टू बिगिन होता है। राइट टू बिगिन हमेशा किसे दिया जाता है, प्लेंटिफ को दिया जाता है। अगर आप ऑर्डर 18 रूल 1 देखेंगे तो राइट टू बिगिन किया जाता है जनरली टू द प्लेंटिफ। हेयरिंग हो गई ऑर्डर 18 के हिसाब से। देन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, वो भी उसी में दे रखा है, उसके प्रोविजंस के हिसाब से देखते हैं ऑर्डर 18 के हिसाब से। आफ्टर देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल थिंग्स लास्टली आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट होती है दोनों पार्टीज की। जब आर्ग्यूमेंट्स हो गई, सब कुछ हो गया, अब जाके फाइनली डिक्टम होगा, अब कोर्ट डिसाइड करती है। इसलिए जजमेंट सबसे लास्ट में लिखा जाता है। जब हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो हमें इन स्टेजेस, स्पेसिफिक स्टेजेस की बात करनी होगी, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टेजेस का भी आइडिया हो। और आफ्टर देन जजमेंट के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। क्या होता है, यू नो दैट डिग्री शैल फॉलो द जजमेंट। तो जजमेंट की ही हूबहू डिग्री होती है, जो जजमेंट में दिया गया है उसी के बेसिस पे हम डिग्री कराते हैं। दैट इज ऑर्डर 21। ये था स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि अब जब हम जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो ये स्टेप टू स्टेप जो हमने स्टेजेस की बात की है इनका भी मेंशनिंग होती है जजमेंट राइटिंग में। Now in this slide you can see a question. This is a format of asking question in RGS. RGS में यूजली जब जजमेंट राइटिंग लिखवाते हैं तो बेसिकली हमेशा एग्जामिनर आपको प्लेंटिफ का केस देगा और डिफेंडेंट का केस देगा, उनके बेसिस पे आपको देना होता है जजमेंट। अब आप जैसे इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेंटिफ केस और ये पूरी एक प्रॉब्लम लिखी है। प्लेंटिफ केस ने क्या क्या चीज़ बताई है अपनी, उसने ये बता दी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा डिफेंडेंट का केस। ये दोनों स्लाइड्स को पढ़ के समझ कर हमें जजमेंट लिखना होता है। In this slide, you can see the case of defendant number 1 and the case of defendant number 2. My request is that student please pause this video and read both case of plaintiff and defendant. After then, आप जब पूरी प्रॉब्लम को पढ़ के समझ ले फिर हम जजमेंट में आएंगे। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस पूरी प्रॉब्लम को समझे, पढ़ ले, फिर हम जजमेंट की तरफ स्विच करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपके दिमाग में डेवलप हो जानी चाहिए द मोमेंट यू रीड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम
एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, ये किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या किस पर्टिकुलर सेक्शन या ऑर्डर या किससे ये डील करता है, वो हमें पता होना चाहिए. सो आई जस्ट होप कि आप लोग इसको पॉज करके पूरा पढ़ लिए होंगे और एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी लगा लिया होगा कि ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है. सी आरजेस में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको न्यू सैम्पल्स इस तरह की प्रॉब्लम से दे रही हूँ जो कि कल को आपसे पूछे भी जा सकते हैं. दो आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम पूछी नहीं गई है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, क्योंकि आरजेस के प्रीवियस पेपर्स की अगर बात करूँ तो ज़्यादातर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन सूट्स पे पूछे हैं उन्होंने, रिकवरी ऑफ मनी वाले पे पूछे हैं उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे पूछे हैं. तो इनके मॉडल सैम्पल्स तो आपको अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे. बट मेरा मानना यह है कि ये पर्टिकुलर जो मैंने क्वेश्चन चुना है ये उन मॉडल से अलग इसलिए मैंने लाया गया है क्योंकि कल को कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू आंसर इट, दैट्स इट. ये मेरा मानना है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम रखी है. एंड आई नो दैट कि अगर आप ये प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस पे बेस्ड है. सो नाउ आई विल स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टूडेंट्स, this is our answer model of the question. As you can see on top मैंने लिखा है कोर्ट का नाम, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सिविल जज मैंने लिखा है डैश 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 करके. रीज़न बिहाइंड इज यहाँ पे जब पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने कोई पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन यानी कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट या फिर जो अमाउंट क्लेम्ड होना चाहिए था प्लेंटिफ से वो नहीं मेंशन है, तो फिर मैं यहाँ कैडर का भी नाम नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जूनियर सिविल या डिस्ट्रिक्ट जज की जो टर्म्स है वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से कैटेगराइज्ड है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है. सो माइंडेड स्टूडेंट्स की कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बेसिस पे नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो उस केस में ऑन अ सेफर साइड ऑलवेज राइट कोर्ट ऑफ डैश डैश ऑफ सिविल जज डैश डैश डैश, क्योंकि ये भी एक अप्रोप्रिएट टर्म्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग द जजमेंट. आफ्टर देन प्रिसाइडेड बाय डैश डैश डैश. अब यहाँ पे भी मैंने RHJS या RJS वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर फिर वो करती हूँ तो फिर कैडर भी डिफाइन करना पड़ता, इसलिए ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया. आफ्टर देन सिविल सूट नंबर, एज यू कैन सी जैसे इस प्रॉब्लम में 23A/1996 दे रखा था, तो आप जब एग्जाम में लिखे तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप क्वेश्चंस के क्वेश्चंस के पूरे फैक्ट्स को जजमेंट राइटिंग में लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट देगा आपको, रादर देन राइटिंग एनी अ रफ फॉर्मेट. हमें समझाना नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट लिखना है, ये समझाने के तौर पे नहीं होगा. इसलिए मैंने यहाँ पे तो डैश डैश कर दिया, बट आप एग्जाम में ये गलती ना करें. अगर सिविल सूट नंबर दे रखा है तो वो भी आप लिखें, जैसे कि यहाँ पे एक्स सन ऑफ डैश डैश डैश. जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पे ये मेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब भी क्या बोलते हैं ये जो बैकग्राउंड फैक्ट्स जो दे रहे हैं ये वैसे भी फैब्रिकेटेड है, तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं. प्लस जैसे टाइटल में टाइम बचाना हो, लास्ट में टाइम कम हो, तो तब आप ऐसे छोड़ के सिर्फ फॉर्मेट को समझाने के तौर पे डैश डैश कर सकते हैं. वरना अगर स्पेसिफिकली एक्स के सन ऑफ नाम दे रखा है तो आप लिख दीजिए, और अगर नहीं दे रखा है तो आप छोड़ दीजिए अगर एग्जाम में टाइम कम हो, वरना आप ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कल को आप लिखते हैं तो. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद केस टाइटल के बाद अब आता है प्रेजेंट काउंसिल, जो कि मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, श्री प्लेंटिफ का, श्री डैश डिफेंडेंट का. अब यहाँ पे बीच में मैंने क्या लिया है, सूट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. अब आप समझे ये मैं क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैंने जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसका सब्जेक्ट मैटर मैं बीच में लिख रही हूँ, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा,
इसलिए ये मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, तो आप भी कल को जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को और उसकी प्रॉब्लम को समझ ले, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मैटर पता होते ही आपको बीच में यही लिखना है, यहीं से आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ आवर जजमेंट स्टार्ट्स। बॉटम में मैंने लिखा है जजमेंट और साइड में मैंने लिखा है राइट हैंड साइड में प्रेजेंट डेट, जो कि फॉर्मेट के हिसाब से मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जो लिखते हैं हम। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप जजमेंट लिखते हैं उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। ये मैं आपको सेटल्ड लॉ बता रही हूँ। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ जजमेंट। सो इन दैट केस आप चाहें तो अपने जजमेंट को नंबर्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेपरेट पैरास में भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर कन्वीनियंस कि आपको कौन सा मोड यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे नंबर्ड इसलिए किया है सो दैट आपको लेक्चर प्रोवाइड करने में मुझे प्रॉब्लम ना आए, और दूसरी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि ये चीज़ें मुझे केस में देखनी है और जजमेंट राइटिंग में ये इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करना है। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट पॉइंट जो है इट डील्स विद द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द जजमेंट, जो कि मैंने स्पेसिफाई किया है। देखिए, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट जो होते हैं उससे ही आपका एग्जामिनर जस्टिफाई करता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर पता है। तो यहाँ पे हमेशा ओपनिंग स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम से डील करना चाहिए, तो ये आपको पहले ही क्लियर करना होगा। देन सेकंड, execution of gift deed by defendant number 1 in favor of the plaintiff is an admitted fact in the present case। अभी आप सोचोगे admitted fact ये कहाँ पे सुना होगा, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस स्लाइड्स देखी होगी स्टेजेस ऑफ सिविल सूट में, तो मैंने आपको ऑर्डर 12 एडमिशन की बात की थी, वो यही थी। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स कि जब हम एडमिट कर लेते हैं, एडमिशन कौन करता है, पार्टीज करती है, ईदर ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम को देख के पता चल गया कि एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड जो है वो एडमिटेड फैक्ट है। यानी जैसे कोई चीज़ एडमिटेड फैक्ट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो कंट्रोवर्सी लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब ये एडमिटेड हो गया, तो अब इसको आप फर्दर सब्सिक्वेंट स्टेज पे डिनाइल नहीं कर सकते, ना ही कि आप इससे डिस्प्यूटेड या इशू ऑफ फैक्ट या कुछ भी मतलब इशू नहीं बना सकते इसको। तो ये वंस यू एडमिटेड दैट इज़ फाइनल। और एडमिशन जो होता है एक ऑर्डर 12 के हिसाब से भी होता है, और अगर स्पेसिफिक अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूँ तो सेक्शन 58 भी डील करता है एडमिशन से। आप अगर पढ़ेंगे सेक्शन 58 तो आपको क्लियर होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। ये मैंने बताया केस ऑफ प्लेंटिफ इन ब्रीफ। एज यू कैन सी मैंने ब्रीफ कर दिया है इन माई ओन लैंग्वेज। मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है जो क्वेश्चन में लिया हुआ था, इसलिए भी क्योंकि टाइम भी बचाना था और लाइनें भी कम करनी थी। नाउ आप अगर देखें तो मैंने लास्ट की जो 3 लाइन्स लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है। वो प्लेंटिफ इन ब्रीफ के केस से डील नहीं करती है। वो कहती है कंक्लूडिंग पैरा में, हेंस प्लेंटिफ ब्रॉट द प्रेजेंट सूट विच इज विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट एंड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड एंड ऑल्सो प्रॉपर कोर्ट फी हैज़ बीन पेड। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉ है जजमेंट राइटिंग का। कैसे? क्योंकि जब प्लेंट आता है तो जुरिसडिक्शन देखा जाता है। जैसे ही आप अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात करूँ तो जो हमारी आज की कोर्ट्स का प्रोसीजर है उसके हिसाब से जब हम कोई फाइलिंग करने जाते हैं तो फाइलिंग करने के टाइम पे ही हमारी फाइल हमें जुरिसडिक्शन के बेसिस पे भी लौटाई जाती है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके आपको कोर्ट फाइल आपने कर दी और लास्ट में जाके जुरिसडिक्शन पे बात हो रही है। वो फर्दर हो सकती है, बट जुरिसडिक्शन का भी प्रिलिमिनरी इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं। और ये कहाँ पे गवर्न है?
ये हमारा ऑर्डर 14 रूल 2 का सब क्लॉज 2 में क्लियर करता है। जुरिडिक्शन ऑफ सूट, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, प्लस कि लिमिटेशन पीरियड पे बार्ड है या नहीं है, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज ऑफ लॉ भी फ्रेम हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैंने इस कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए और एक एप्लीकेशन ऑफ लॉ को इंसर्ट करने के लिए लिया था। आप अगर सब इसका पढ़ेंगे ऑर्डर 14 का रूल 2 का सब क्लॉज 2 तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड फिर मैंने लिखा है एंड ऑल्सो प्रॉपर कोर्ट फी हैज़ बीन पेड। ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके कोर्ट फीस के बिना आपको पता है कि कोई भी सूट एडमिट नहीं होता है। सिविल सूट कहाँ पे डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा, किसके हिसाब से हो जाएगा, ऑर्डर 7 के हिसाब से, जो कि बता रखा है रूल 11 में। ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाते हैं 6 सर्कमस्टेंसेस के हिसाब में, जिसमें कोर्ट फी, प्रॉपर कोर्ट फी हैज़ टू बी पेड, जो कि इसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात करता है। तो ये एक लाइन है जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए वाइल राइटिंग द जजमेंट। ये प्रिलिमिनरी इश्यूज़ है कोर्ट के, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ फोर्थ पॉइंट, जैसे कि फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 2 ने सेपरेट रिटन स्टेटमेंट्स फाइल की है और इसमें मैंने रिटन स्टेटमेंट के फैक्ट्स भी लिखे हैं। आफ्टर देन फोर्थ पॉइंट के जैसे ही मैंने ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो लिख दी, रिटन स्टेटमेंट के फैक्ट्स लिख दिए। अब पॉइंट 5 में मैं क्या कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशंस एंड डिनाइल्स ऑफ पार्टीज़। ये मैंने आपको बताया था ना, एडमिशंस एंड डिनाइल्स ऑफ पार्टीज़ कहाँ होती है, ऑर्डर 14 के हिसाब से, क्योंकि जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो ये दोनों ही चीज़ों को हम देख रहे हैं कि क्या पार्टी ने एडमिट किया और क्या डिनाइल किया है। आफ्टर देन एंड ऑन बेडरॉक ऑफ ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 10, यानी एक तरह से अब मैंने स्टेजेस आपको समझाती है कि एडमिशन हो गया, डिनाइल हो गया, ओरल एग्जामिनेशन की बात हो गई है, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, प्लीडिंग्स थी, वो सारी प्रोड्यूस होने के बाद अब फाइनली कोर्ट फ्रेम कर रहा है इश्यूज़। अब समझ आया वो जो मैं आपको स्टेजेस के लिए कह रही थी, वो स्टेजेस समझाने का रीज़न ये था क्योंकि आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्ट फ्रेम्स फॉलोइंग इश्यूज़, ऐसे नहीं लिख सकते। यू हैव टू डिफाइन और you have to specify the stages of civil suit in order to write the issues। इसलिए आपको ये मैंने समझाया था। अब ये आप समझ चुके हैं कि फोर्थ और फिफ्थ में क्या है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस पर्टिकुलर चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें पहले इश्यूज दे रखे हैं, आफ्टर देन ओनर्स ऑफ प्रूफ और लास्ट में फाइंडिंग। सी स्टूडेंट्स, जब इश्यूज फ्रेम होते हैं तो उसमें हमेशा हमें ये बताना होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे लाई कर है। तो इट इज़ अ सेटल्ड लॉ कि ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्लेंटिव। वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम दैट इज एक्टोरी इंगम्बिट ओनर्स प्रोपेंडी, दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एंटायर केस लाइज ऑन प्लेंटिव एंड it has to be read with section 101। जब हम कोई पर्टिकुलर सूट की बात करते हैं तो 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूविंग की बात की गई है। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग हमेशा किस पे लाई करती है, फर्स्ट प्लेंटिव पे, इन एक्सेप्शन डिफेंडेंट पे। और हर एक इश्यूज का डिस्टिंक्ट फाइंडिंग्स दी जाती है, यानी आपका इशू नंबर 1 की फाइंडिंग प्रूफ्ड मानी गई है यहाँ पे, ऐसे ही सेकंड की हम बोलते हैं प्रूफ्ड, थर्ड की प्रूफ्ड, फोर्थ की प्रूफ। अब लास्ट में मैंने गोला लगा के देखा होगा आपने कि मैंने सूट डिग्रीड अदर रिलीफ पर द जजमेंट लिखा है। ये क्यों लिखा है? बिकॉज हमें फाइनल फाइंडिंग भी देनी है और फाइनल फाइंडिंग इज बेसिकली अ डिक्टम ऑफ जजमेंट। सो यहाँ पे
फाइनल फाइंडिंग हमेशा दी जाती है। जब आप लिखेंगे जजमेंट तो आपको ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ फाइंडिंग के लिए अलग से टैबुलर चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट द इश्यूज एंड देन, बट इस इश्यूज में क्या इंक्लूड होते हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि इश्यूज में ओनर्स ऑफ प्रूफ भी आता है और फाइंडिंग्स भी आती है। इसके बिना इश्यूज फ्रेम नहीं होते हैं। इश्यूज का जब एनालिसिस करते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो उनमें ये लैंग्वेज यूज होती है। इसलिए एज यू कैन सी मैंने फर्स्ट इशू लिया है कि वेदर डिफेंडेंट नंबर 1 दैट इज सी वॉज लीगली वेडेड वाइफ ऑफ आर। ये कि कहाँ से लिया मैंने, केस को देख के दिया, तो उसमें इशू नंबर 1 ये फ्रेम हुआ। 2 कि गिफ्ट डीड जो एग्जीक्यूटेड हुई है वो वैलिड है, ये भी मैंने फैक्ट्स के बेसिस पे लिया इशू। आफ्टर देन 3rd ये वो क्लेम करता है हाफ ऑफ सूट प्रॉपर्टी उसको इंटाइटल डिक्लेरेशन का वो मिलना चाहिए नहीं। ये एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन ही यही है देखा जाए तो, ये इशू नंबर 3। आफ्टर देन इशू नंबर 4 में वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल टू पोजेशन ऑफ हाफ ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, ये भी, ये सारे मैंने डिस्टिंक्ट इश्यूज लिए हैं। एंड लास्टली रिलीफ एंड कॉस्ट। रिलीफ एंड कॉस्ट के बिना इश्यूज पूरी तरह से फ्रेम नहीं माने जाते हैं। हमेशा हमें लिखना होता है कि हम क्या रिलीफ या कॉस्ट देंगे, तो उसे भी हम इशू में ही फ्रेम करते हैं। सो जब आप लिखेंगे जजमेंट तो आपको इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 ये आपको नंबर करके लिखना होगा वाइल राइटिंग अ जजमेंट। और ओनर्स ऑफ प्रूफ और फाइंडिंग्स जो है वो जब हम एनालिसिस और डिटर्मिनेशन करते हैं हर डिस्टिंक्ट इश्यूज का तब लिखी जाती है। सो ये और क्लियर होगा आपको नेक्स्ट स्लाइड से। सो नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ इश्यूज विद रीजन। जैसे कि आप देख सकते हैं इशू नंबर 1 का मैंने डिस्टिंक्ट हेडिंग लिखी है because now we are going to determine and analyze this particular issue. So point number 6 is basically an introductory para of issue number 1. As you can see इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है कि प्लेंटिफ खुद PW1 की तरह पेयर हुआ है, यानी डिटर्मिनेशन और एनालिसिस में। सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो ये है, यहाँ पे जो मैंने एग्जिबिट्स लगाए हैं वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो कहाँ पे रेलिवेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ के हिसाब से है, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड मोर इंक्लाइन टू, अगर हम रेलेवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेक्शन 35 डिफाइन करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। सो बेसिकली इंट्रो पैरा में मैंने ये बताया है कि जो एविडेंस स्टैंडर्ड हुए डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के वो क्या है और उनका एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है। सो आफ्टर देन जैसे ये हो गया, फिर आप जैसे देख सकते हैं लास्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उनकी टेस्टिमनी अनरिबिटेड हुई। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करने होंगे कि ये प्रोसीडिंग का पार्ट में ये चीज़ें आई है। सो नाउ वी स्विच टू द 7th पॉइंट। नाउ दिस 7th पॉइंट सेज दैट पर कॉन्ट्रा, जैसे ही मैंने डिफेंडेंट प्लेंटिफ की सारी चीज़ें लिख दी है, नाउ डिफेंडेंट की बातें लिखी जाती है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई कि डिफेंडेंट ने क्या एविडेंसेस को एडमिट किया है, क्या टेंडर्ड किए हैं एविडेंसेस, और कौन से स्टेटमेंट्स को अनरिबिटेड हुआ है उसके। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे मैंने एक तरह से डिफेंडेंट की पूरी एक प्रोसीडिंग का जो हिस्सा बना था, जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो वो चीज़ें मैंने लिख दी है। आफ्टर देन 8th पॉइंट, on the basis of pleading, other documents and testimony of various witnesses, this court conclude as follows. तो यहाँ पे as you can see 8th point is a concluding para of issue number 1। और यहाँ पे मैं जैसे ही pleadings, other documents और testimony देख लेती हूँ witnesses की, plaintiff और defendant की, उसके बाद कोर्ट क्या क्लियर करती है वो ये बात होती है, it is clear from the unrebutted testimony of PW1, PW2, PW3 like this. So you can say that कि ये point number 8 is a finding of the issue number 1 and it will continue on next slide too. So the point number 8 is being concluded finally on this particular slide
एज यू कैन सी लास्ट में मैंने लिखा है अकॉर्डिंगली इशू नंबर 1 स्टैंड्स प्रूव इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। सो नाउ 8th पॉइंट में कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है उसका पूरा एक पैरा मैंने 8th पॉइंट में डिफाइन किया है। और आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन ऑफ लॉ इसमें भी लिया है, सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो बिना एप्लीकेशन ऑफ लॉ के अधूरी है। तो वाइल राइटिंग अ जजमेंट यू हैव टू थिंक इन अ मैनर कि आपको पता हो कि उस फैक्ट्स को हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ में कैसे मोल्ड कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमें मार्क्स मिलता है। नाउ इशू नंबर 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने यहाँ से किया है। नाउ द मूड क्वेश्चन बिफोर दिस कोर्ट इज वेदर द गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड बाय डिफेंडेंट नंबर 1 इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ इज वैलिड। सो आपके ऊपर है कि आपको जब ओपनिंग स्टेटमेंट देना है तो आप इशू के नाम से इशू की जो हेडिंग है उसको भी कॉपी कर सकते हैं, प्लस आप अपने ओन वर्ड से डायरेक्ट जो कंटेंशन लेना चाहते हैं इशू का वो आप ले सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने पॉइंट नंबर 9 और 10 में प्रेजेंट केस के उस पर्टिकुलर केस के लिए क्या रिलेवेंट फैक्चुअल बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने लिखी है। सेक्शन 8, 9 और 10 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट भी लिया है मैंने। क्यों लिया है? एप्लीकेशन ऑफ लॉ यहाँ पे लगा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट। नाउ प्लीज रीड द होल 9 and 10 and then switch to the next slide. Now point number 11 is a concluding para of issue number 1. As you can see last में मैंने लिखा है accordingly second issue also stands proof in favor of the plaintiff, और application of law यहाँ पे मैंने लिया है section 58 of Indian Evidence Act, section 7 of Transfer Property Act. Like this particular issue number 2 ये है, इस तरह से मैंने चीज़ें ली है। आफ्टर देन मैंने इशू नंबर 3 और 4 को साथ में मर्ज कर दिया है। ये मैं कह रही हूँ आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग में ये पॉसिबिलिटी है। आप चाहे तो अगर इशूज जो है तो डिस्टिंक्ट इशूज़ को आप साथ में मर्ज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ यू मोल्ड द सिचुएशन, हाउ यू मोल्ड द फैक्चुअल बैकग्राउंड्स ऑफ द केस इनटू एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सो यहाँ पे इशू नंबर 3 और 4 का जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन था वो सेक्शन 34 पे ही बेस्ड था, इसलिए मैंने दोनों को मर्ज कर दिया और ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने ली है। पॉइंट नंबर 12 आप देख सकते हैं सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करती है, और जबकि ये पूरा सब्जेक्ट मैटर सूट का भी किस पे टिका हुआ है, सेक्शन 34 पे। एंड आई हैव explained the section 34 in this particular point. Now I'll switch to the next. Point number 13 is a concluding para of issue number 3 and 4. As you can see lastly I wrote therefore issue number 3 and 4 are held to be proved. So यहाँ पे मैंने ये एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी है, सेक्शन 34 का कंटेंशन समझाया है और वो कैसे प्रूव्ड हुआ है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ वो भी मैंने क्लियर किया है। सो व्हेन यू गिव द फाइंडिंग यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर यू स्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रूव्ड वेदर यू स्टैंड दिस पर्टिकुलर इशू प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, either in favor of plaintiff or defendant. That has to be specified by the court while giving a finding. ऐसे ही जजमेंट राइटिंग में ये जो टर्म्स है, ये जो सेंटेंसेस है, ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं वाइल राइटिंग अ जजमेंट। इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट डिक्टेट भी किए है, क्योंकि लास्ट में जब आप फाइंडिंग कंप्लीट करते हैं तो ये लाइंस, ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now finally issue number 5, relief and cost.
व्हाट रिलीफ एंड कॉस्ट बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, ये बताना ज़रूरी है। तो ये इश्यूज़ का एक मेन हिस्सा ही होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। कोर्ट को रिलीफ और कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ती है। रिलीफ और ये दोनों चीज़ मैंडेटरी है, इसलिए इससे मैंने इशू में फ्रेम किया है। आफ्टर देन एज यू कैन सी, जैसे ही मेरे इशू नंबर 1 to 4 सारे हो गए डिटरमिन्ड, उसके बाद मैंने आपने देखा होगा ओपनिंग जो स्टेटमेंट है पॉइंट 14 का, वो यही है। आफ्टर हैविंग डिटरमिन्ड ऑल द इश्यूज दिस कोर्ट पासिस द डिग्री ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हाफ शेयर इन द entire property in favor of plaintiff and grants the following reliefs. As you can see, I have grant 4 particular reliefs to the plaintiff. And lastly, sign and seal of court, that is mandatory. और बीच में बोल्ड लेटर्स में लिखा है degree to be drawn accordingly. As I have told you, judgment shall follow the degree. जब मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगी तो डिग्री की भी दिखाऊंगी, डिग्री कैसे दी जाती है। और यहाँ पे इशू नंबर 5 जो है ये एक तरह से फाइनल डिक्टम है जजमेंट का। सो स्टूडेंट्स, माय सैम्पल फॉर्मेट ऑफ जजमेंट राइटिंग इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई हैव रिसीव्ड द फीडबैक। मैं ये जानना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, आपको अगर स्लाइड के थ्रू नहीं समझना है तो कौन सा आपको मोड चाहिए जिसके थ्रू मैं आपको जजमेंट राइटिंग सिखा सकूँ। आप प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मोड आप मुझे प्रेफर करेंगे मैं उसको ज़रूर देखूँगी और पॉसिबल यही करूँगी, आपके लिए पॉसिबिलिटी यही रखूँगी कि वो उस मोड में स्विच करके आपको जजमेंट राइटिंग्स प्रोवाइड करा सकूँ आगे के अपकमिंग लेक्चर्स। एंड थैंक यू सो मच। और आप ये जजमेंट राइटिंग का जो फॉर्मेट है सैम्पल जजमेंट राइटिंग का, आपको कहना चाहूँगी आप प्रैक्टिस के लिए चाहे तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को लिखे भी। इससे क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि ये चीज़ें आई है जजमेंट राइटिंग में। सो योर ऑल इंग्रेडिएंट्स विल बी इन योर माइंड। सो मेरा मानना है कि आप एक बार हो सके, जिन स्टूडेंट्स के लिए बेटर हो तो उन्हें लिखना भी सही रहेगा, लिखे अच्छा रहता है। लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड थैंक यू सो मच।